नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेवाएं और उपभोक्ताओं पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक भोपाल श्री शैलेंद्र सिंह तड़ागी जी। सर, कार्यक्रम कानूनी भोपाल जागो ग्राहक जागो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है बैंकिंग सेवाएं और उपभोक्ता, तो हम आपको बता दें कि बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, साइबर फ्रॉड से आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, एटीएम फ्रॉड से कैसे सुरक्षित रखें, बैंक आपको क्या क्या सेवाएं देता है, किस ग्राहक को क्या सेवा देता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, उसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैंक किस वर्ग को, किस ग्राहकों को क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है, किन किन वर्ग के लोगों को। चित्रा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और जी दर्शक हमारे जो मौजूद हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, मेरा मानना है चित्रा जी कि प्रत्येक व्यक्ति, जी चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बैंकिंग सेवाएं उनको उनका सुविधा लेता है। जी अब चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे व्यापारी गण हों, चाहे वेतनभोगी कर्मचारी हों, पेंशनर्स हों, विद्यार्थी हों, अध्यापक हों, हर कोई बैंकिंग सेवा से किसी न किसी तरह जुड़ा है। जब हम देखिए बैंकिंग सेवा की बात करते हैं तो दो तरह के हम शब्द यूज़ करते हैं नॉर्मली। एक है ग्राहक, दूसरा उपभोक्ता। तो ग्राहक तो वो हैं जो कि जिनका खाता किसी संबंधित बैंक की संबंधित शाखा में है, तो वो उस शाखा के, उस बैंक के ग्राहक हैं। उपभोक्ता वो हैं जिनको बैंकिंग सेवाओं का कुछ सेलेक्टिव सेवाएं हैं जिनके लिए खाता खोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो उपभोक्ता हैं उन सर्विसेज के। जैसे ड्राफ्ट बनाना है एक लिमिटेड धनराशि का, या किसी दूसरे के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो ये इनको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो बैंक देखिए हर तरह के उपभोक्ता और ग्राहकों के लिए हर तरह की सेवाएं बैंक में उपलब्ध हैं, और बैंक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा देने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। जी, सभी तरह के लोगों को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना है, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, तो उस समय क्या क्या सावधानियां उपभोक्ताओं को रखना चाहिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन जब भी करते हैं? देखिए, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस चित्रा जी हो सकते हैं हमारे ग्राहक जो करते हैं। एक तो ये कि जो जैसे इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए करते हैं, या पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो दुकानों पे रहती हैं, जिसमें वो लोग सामान खरीदने के बाद पैसा पे करते हैं। और दूसरे एक तरह के, हम इसको भी एटीएम ट्रांजैक्शन को भी हम एक तरह के डिजिटल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो दो तरह के ट्रांजैक्शन में जैसे ज़्यादातर शिकायतें हमें एटीएम के ग्राहकों से मिलती है, जहां ये लगता है कि उनके खाते से पैसा निकल गया, उन्होंने नहीं निकाला। तो इसमें देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। कुछ सावधानियां जो मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राहक जो दर्शक जो यहाँ देख रहे हैं, इनफैक्ट, और सारे ग्राहक उपभोक्ता जो भी हैं विभिन्न बैंकों के, देखिए पहली बात तो यह है कि एटीएम का जो पिन है आपका, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसको रेगुलर, लगातार अंतराल पर बदलते रहें, देखिए ज़रूरी। दूसरा, आप जब भी एटीएम से पैसा निकालें तो कोशिश करें कि उस एटीएम कमरे पे आप अकेले हों। अगर मशीन ऐसी जगह लगी है जहाँ अकेला एटीएम है, या फिर ऐसा ही अगर आप मशीन से पैसा निकाल रहे हैं जहाँ एक से ज़्यादा मशीन है, तो कोशिश करें कि कोई आदमी आपके इतना पास, अनजान व्यक्ति न खड़ा हो जो कि आपका नंबर देख सके, पिन, आपका एटीएम कार्ड की जानकारी ले सके, जिसे हम सामान्य भाषा में शोल्डर सर्फिंग कहते हैं, तो वो न कर पाए कोई आदमी। तीसरा चीज़ देखिए, कभी भी एटीएम से पैसा निकालने में मेरी सभी दर्शकों से और ये अनुरोध है कि एटीएम से पैसा निकालने के लिए कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें, और न उसे एटीएम आईडी कार्ड और पासवर्ड शेयर करें। चौथा ये कि एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए सभी के लिए मैं चाहूँगा लोग ध्यान रखें इसका, कि लिमिट तय करें, कैश निकासी की या फंड ट्रांसफ़र की लिमिट तय कर लें, क्योंकि ऐसा तय करने पे अगर वो धोखाधड़ी के आप शिकार दुर्भाग्यवश होते भी हैं, तो भी उस लिमिट से ज़्यादा पैसा नहीं निकल सकता आपके खाते से। तो ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे लगता है सबको इस मामले में सावधान रहना चाहिए। सर, हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई नंबर है, कि अगर यदि कोई ग्राहक चाहे तो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है
जिसको देखकर हम ग्राहकों को बता सकते हैं कि इस नंबर पे हाँ। यदि कभी कोई उनके साथ घटना होती है तो वो अपने आप को सुरक्षित नहीं, कर बिल्कुल सकें। चित्रा जी, इनफैक्ट बिना आपके इस सवाल के पहला वाला जी। सवाल का उत्तर जो है मेरा वो अधूरा रहता। जी देखिए, पहली बात तो है कि सारे बैंक्स के इस तरह की ग्राहक के साथ अगर धोखाधड़ी को ग्राहक को संदेह होता है या उनके जी। साथ धोखाधड़ी होती है इस तरह की, जी तो सभी बैंकों के अलग अलग टोल फ्री नंबर हैं इसमें। जी मैं भारतीय स्टेट बैंक की बात करूं तो भारतीय स्टेट बैंक के इस तरह के धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए दो जी। टोल फ्री नंबर हैं। एक है 1800 जी 2100 जी और दूसरा है 1800 1234। बहुत आसान नंबर है ये, मतलब 1800 के दर्शकों के लिए भी आसान रहेगा। 1800 कॉमन है जी और पहला वाला है 1234 उसके बाद, और दूसरा वाला है 2100। इसके अलावा भारत सरकार के जी साइबर क्राइम विभाग ने जी एक हेल्पलाइन उनकी है, जी जिस पे कि किसी भी बैंक के किसी भी ग्राहक को अगर धोखाधड़ी का संदेह होता है या उसके जी। साथ धोखाधड़ी होती है जी तो वो इस नंबर पे, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, इस जी। नंबर पे वो शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है। जी दर्शकों के लिए भी अच्छा रहेगा नोट करना, यह है 1930। जी बिल्कुल। दर्शकों, आप अपनी स्क्रीन पे भी ये नंबर देख सकते हैं, डिस्प्ले में ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। यदि कभी कोई आपके साथ दुर्घटना होती है साइबर क्राइम को लेकर तो आप ये नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं। सर नंबर आप बता रहे थे हाँ, 1930। मैं दोबारा बताता हूँ, 1930 ये जो है भारत सरकार के साइबर क्राइम विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 1930। जी और एक नंबर है 155 जी 276, अगर मैं सही हूँ तो 155260 260, मुझे माफ़ करिएगा, 155260 एक नंबर है और दूसरा नंबर है 1930 जो कि भारत सरकार के जी साइबर क्राइम विभाग का है। जी। और जहाँ तक भारतीय स्टेट बैंक के टोल फ्री नंबर का प्रश्न है, वहाँ पर मैं एक बार दोहराऊंगा, 1800 1234 ये एक नंबर है, और 1800 2100 ये दूसरा नंबर है। ये सभी टोल फ्री नंबर हैं। कभी भी यदि कुछ इस तरह की किसी भी घटना तरह के साइबर फ्रॉड की, एटीएम से होती- जी धोखाधड़ी की शिकायत आपको दर्ज करनी है तो ये है। और एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा जी। चित्रा जी, कि इस तरह की धोखाधड़ी की रिपोर्ट जितनी जल्दी जी हमारे ग्राहक या उपभोक्ता दर्ज करवाएं बैंक के पास और पुलिस के पास, जी उतना ज़्यादा पैसा वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, आपने सुना होगा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया हमारे टोल फ्री नंबर हैं गवर्नमेंट के, कि जहाँ पर अगर कोई आपको कंप्लेंट होती है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो आप जितनी जल्दी वहाँ पर कंप्लेंट करेंगे आपकी समस्या का समाधान उतनी जल्दी होगा और आपको जल्दी राहत मिलेगी। अगर आप देरी करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। सर जैसा कि आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि आजकल ये एक आम समस्या है। तो जैसा आपने बताया, इसके लिए बैंक तो सभी प्रतिबद्ध हैं अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा देने के लिए, पर क्या गवर्नमेंट की भी कोई गाइडलाइन है और ये कितनी बाइंडिंग है बैंक्स पर? चित्रा जी, देखिए, भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक जी। बैंकों के नियंत्रक की तरह काम करता है। जी तो बैंकों को संबंधी बैंकों के परिचालन और ग्राहक सेवा संबंधी जितने भी दिशा निर्देश हैं वो जी। भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, और इनका अनुपालन सभी वित्तीय संस्थाएं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक से गवर्न होती हैं और जी। सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। जी। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक केवल दिशा निर्देश जारी नहीं करता, बल्कि समय समय पर बैंकों द्वारा इनके अनुपालन की समीक्षा और निगरानी भी करता है। जी तीसरी बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मानक बोर्ड और बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड बनाया है, जो कि जी समस्त बैंकों के लिए एक न्यूनतम आचार संहिता जारी करता है, जिसके तहत जी जी बैंक सर, एक कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल हाँ, लेते हाँ। हैं। कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं नंद श्री मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जब मैसेज आता है तब उसे पता चलता है कि इसके साथ खराब हो गया, उसका पैसा खाते से निकल, दूसरी भी जो अंगूठा वाला सिस्टम में अंगूठा निकाल लगाओगे 50 से पैसा मिलेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, इसने कहा 500 निकालो और बैंक से निकल जाते हैं 5000, तो इसका किस प्रकार से समाधान होगा? हाँ, जहाँ तक इनका समझ में आया कि मैसेज आता है और फ्रॉड इनके साथ हो चुका होता है। हाँ, तो माफ़ करूँगा, मुझे
आपका नाम पता नहीं है, अदरवाइज मुझे अच्छा लगता मैं आपको संबोधित करके इस प्रश्न का जवाब देता, लेकिन देखिए जैसा मैंने कहा कि इस तरह के पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर किसी के साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है। जी दूसरा, इस तरह के केसेस में सबसे पहले अगर वो आपका एटीएम कार्ड है आपके पास या यूपीआई है या इंटरनेट बैंकिंग है तो उसे इमीडिएटली डीएक्टिवेट, आपको ब्लॉक करवा देना है। और ब्लॉक करवाने के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको शाखा में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इमीडिएटली अपना कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई तीनों ब्लॉक करा सकते हैं। जी तो सबसे पहला काम तो ये कि ब्लॉक करवा लें। इसके लिए सिर्फ आपको कॉल करना है, इस नंबर पे सभी भाषाओं पे उपलब्ध है कॉलिंग। आप कॉल करके अपना अकाउंट बंद कर दें। उसके बाद अविलंब अपनी शाखा में संपर्क करें जितनी जल्दी हो सके, जी और रिपोर्ट शाखा में दर्ज करवाएं, ताकि आपके पैसे, जैसा मैंने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जी जहां अगर 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और आपकी कोई लापरवाही नहीं है पैसा उसमें, तो आपको 100% पैसा वापस मिलता है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं और ऑनलाइन करा सकते ऑनलाइन हैं, करा सकते जाने की ज़रूरत नहीं। तो नंबर, कौन सा नंबर ऐसा होता है कि जो आपने टोल फ्री नंबर बताया वो ऐसे सभी बैंकों में होते हैं? सारे बैंकों, बिल्कुल चित्रा जी, हर बैंक के पास अपने अपने टोल फ्री नंबर हैं। तो ये किसी उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा, ये नंबर वो कहाँ से वो पता कर सकता है? देखिए, ये सरकार द्वारा भी और बैंकों द्वारा भी जी इस तरह की जागरूकता लाने का लगातार प्रयास हो रहा है। जी हम अपने कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे, हमारे जो ग्राहक हैं, जी क्योंकि उपभोक्ताओं का तो हमारे पास नंबर नहीं होता, लेकिन ग्राहकों का क्योंकि हमारे पास नंबर है, तो हम उनको लगातार एसएमएस भेजते हैं। जी उसमें ये डिटेल हम उनको भेज रहे हैं कि ये टोल फ्री नंबर है, जी ये सरकार का नंबर है, जी और क्या क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए जब भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये हमारा लगातार प्रयास रहा है। जी दूसरा, हम पब्लिसिटी के माध्यम से भी इन नंबर्स को प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जी आम दर्शक, जो हमारे दर्शक हैं और ग्राहक जो हैं, उपभोक्ता जो हैं, जी वो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशंस पे देख पाएँ इन नंबर्स को और याद कर पाएँ। बहुत आसान है ये नंबर याद करना। जी दर्शकों, आप डिस्प्ले में अब ये नंबर देख सकते हैं और वेबसाइट भी है जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। यदि कोई भी शिकायत है तो आप अपनी शिकायत उस वेबसाइट पे, और जो डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है उस पर कर सकते हैं, और यदि आप जल्दी करते हैं तो बहुत जल्दी आपको उसका हल मिल जाएगा। ये सावधानी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। सर, हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं वो क्या क्या हैं, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे। तो हम वापस चर्चा पे आते हैं। बिल्कुल चित्रा जी, जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के परिचालन, ग्राहक सेवा संबंधी सारे दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है जी। और इनका अनुपालन सभी बैंक और सभी वित्तीय संस्थान जिसको भारतीय रिजर्व बैंक गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, उनके लिए ज़रूरी है। जी दूसरा, जैसा मैंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर इनकी समीक्षा और निगरानी भी करता है। जी मुख्यतः जो दिशा निर्देश होते हैं ग्राहक सेवा संबंधी और बैंकिंग परिचालन संबंधी, जी उसमें मुख्यतः जो मेन बिंदु हैं वो है, पहला, ग्राहकों की बैंकिंग ट्रांजैक्शन या अकाउंट या पर्सनल जानकारी या इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखना, बिल्कुल, वो लीक ना हो किसी भी, पहली जिम्मेदारी बैंक की है। जी दूसरा है एक आदर्श और निष्पक्ष बैंकिंग सेवा प्रदान करना, जी किसी भी वर्ग, किसी भी उसके लिए बिना किसी भेदभाव के और समानता के साथ बैंकिंग सेवा प्रदान करना। जी तीसरा एक मुख्य बिंदु रहता है इस तरह के दिशा निर्देशों का कि बैंक के कार्यकलाप में, कामकाजों में पारदर्शिता रहे। जी और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों के प्रति बैंकिंग सेवा में विश्वास को बनाए रखना और उसे बढ़ाना। जी तो इन 4 मुख्य बिंदुओं से संबंधित दिशा निर्देश जो हैं जी वो भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के जरिए जारी किए जाते हैं, जी। जिनका अनुपालन बैंकों के लिए अनिवार्य है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। जिस तरह के आजकल बैंकिंग सर्विसेज हाईटेक होता जा रहा है, सब कुछ, सारी चीज़ें पेपरलेस और ऑनलाइन हो रही हैं, तो ये सावधानियां और ये दिशा निर्देश लोगों के लिए आगे भविष्य में काम आएंगे। सर, बैंकिंग सेवा से संबंधित यदि कोई शिकायत होती है तो जो कंज्यूमर है उसके पास क्या विकल्प है अगर वो उस बैंक में करना चाहे? तो हमने बाकी दूसरे सिस्टम पे तो अभी चर्चा की है, पर यदि वो उस बैंक में कोई शिकायत करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास क्या विकल्प है, कैसे कर सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है चित्रा जी। देखिए, ग्राहक सेवा और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा बैंकिंग सर्विसेज का एक एसेंस है। मतलब अगर बैंक्स हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारे ग्राहक हैं। देखिए, Amazon.com के चेयरमैन जेफ बेजोस ने भी कहा है कि मैनुअल एक ज़माना था जब
आप अगर किसी बैंक से आपको शिकायत है तो आप अपने दोस्तों को 2 4 6 जो दोस्त होते थे उनको बताते हैं। लेकिन आजकल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, डिजिटल बैंकिंग के ज़माने में ये खबर फैलते देर नहीं लगती कि इस बैंक की सर्विसेज ख़राब है। इसलिए जी किसी भी तरह की ग्राहक के सुझाव और उनकी शिकायतों का उचित और त्वरित समाधान तो आज की तारीख में एकदम बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कोई बैंक अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम कस्टमर की सुझाव और शिकायत को न सुने। और हर बैंक के पास ग्राहकों के शिकायतों के और सुझावों पे विचार करने और शिकायतों को सुनने के लिए अलग अलग तरीके हैं। भारतीय स्टेट बैंक की बात करूं तो मैं देखिए कोई भी ग्राहक अगर किसी शाखा से संबंधित या अपने अकाउंट से संबंधित कोई शिकायत उसको है या किसी भी बैंकिंग सेवा से संबंधित, तो हमारी किसी भी शाखा में जाके ब्रांच शाखा प्रबंधक से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। दूसरा, हमारी हर शाखा में सुझाव और शिकायत पेटिका रहती है, जहाँ ग्राहक चाहें तो वहाँ अपने सुझाव और शिकायत डाल सकते हैं, जिसका उचित और एकदम त्वरित समाधान किया जाता है जी। उसके अलावा हमारी सारी शाखाओं में मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हमारी सारी शाखाओं में हमारे शाखा के जो उच्चाधिकारी होती हैं उनका संपर्क नंबर लिखा हुआ है सब जगह। तो अगर किसी ग्राहक को, किसी उपभोक्ता को किसी वक्त ये लगता है कि उनकी शिकायत का समाधान या उनके सुझाव शाखा स्तर पर नहीं सुने जा रहे हैं, तो हमारे, जैसा मैंने बताया कि नंबर शाखा में मौजूद रहते हैं, वो हमारे शाखा के उच्चाधिकारियों से बात करके अपनी सुझाव उन तक पहुंचा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं, जो हम एकदम सुनिश्चित करते हैं कि एकदम जल्दी से हो और उचित समाधान। जी सर, जैसा कि वर्तमान समय में नोटबंदी के बाद कैशलेस सिस्टम शुरू हो गया है और जो कैशलेस का चलन बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को लगता है कि ये दिक्कत का काम है, कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब है, कुछ इसको सुविधा मानते हैं। तो आपकी नज़र में ये क्या है और ये क्या लोगों के लिए एक सुविधा है और इससे वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं? देखिए चित्रा जी, दो पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। कि एक ज़माना था जब टेक्नोलॉजी उतनी उन्नत नहीं थी जी। जैसे मोबाइल की हम बात कर लें तो एक ज़माना था कि मोबाइल नहीं था, बात करने के तरीके नहीं थे, फिर लैंडलाइन आया, फिर मोबाइल आया। तो जब ये सब चीज़ें विकसित हुई और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं, साइबर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि देखिए ये तो हम मानेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग ने देश के आर्थिक विकास में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है पिछले कुछ वर्षों में। जी। तो लेकिन साथ ही इसके साथ ही चुनौतियाँ भी हैं ऑफ कोर्स, जैसा हमने कहा कि साइबर सिक्योरिटी, एक साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती इसके साथ है जुड़ी हुई। और इसका सबसे अच्छा उपाय है, जैसे हम कहते हैं कि कार, जैसे साइकिल से हम आगे बढ़े और कार पे आ गए, तो अगर कहीं दुर्घटना होती है गाड़ी से तो लोग गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते। ज़रूरत है सावधानी की। बिल्कुल। तो ये जो आज के हम अपने आप को, जहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम अपने आप को पुराने उसमें तो नहीं रख सकते। हमको समय के साथ साइबर में जाना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने हैं, लेकिन सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो इसमें साइबर जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी। देखिए, मैं कुछ देशों का उदाहरण देना चाहूँगा कि इजराइल ने साइबर जागरूकता को अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। मुझे लगता है हमको भी ऐसा विचार करने की ज़रूरत है ताकि लोग सही उम्र के साथ साथ इस मामले में जागरूक हो सकें। दूसरा, हमारे देश के जितनी विविधताएं हैं और इतना बड़ा है हमारा देश, एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिल के ये काम कर सकते हैं, जागरूकता लाने वाला। तो साइबर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जी, आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर स्कूलों में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आपसे ही हम जानना चाहेंगे, एक सवाल दर्शकों की तरफ से हम कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो स्कूल पाठ्यक्रम है हमारे देश में भी बच्चों को अभी से ट्रेंड करना चाहिए साइबर क्राइम से बचने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों के भी अकाउंट खुलवाए जाते हैं, स्कूल्स में खुलवाए जाते हैं, तो वो कैसे इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकें, क्या क्या सावधानियाँ उनको रखना चाहिए, और जो हमारे यहाँ स्लम्स में लोग रहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, उनको किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात आपने कही चित्रा जी, बहुत ठीक बात कही, क्योंकि बच्चे सिर्फ उनके अकाउंट अभी से नहीं खुलते, बल्कि बच्चे मोबाइल पे और ऑनलाइन पे बुजुर्गों से मुझे लगता है कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं। बिल्कुल। मतलब मोबाइल और लैपटॉप, डेस्कटॉप पे जितना वो लोग एक्टिव हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपने बात कही कि हमको स्कूल के लेवल से ही साइबर जागरूकता लाने के लिए इसमें प्रयास जारी शुरू कर देने चाहिए।
और दूसरा जहाँ तक आपने बताया कि वो लोग जो 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 सोशल मीडिया या जिनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मौजूद हैं जी, जहाँ वो देख जी। सकें कि किस तरह हम साइबर, बिल्कुल, वो उनके लिए हमको जन जागरूकता अभियान करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें जी। बैंक समय समय पर ये कार्य करते हैं और जी। ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है और आगे भी रहेगा। जी। इसमें मुझे पूरा यकीन है कि बैंक और सारे बैंक्स मिलके और सरकार के सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, जैसे भी हम प्रयासरत हैं अभी भी, उसको आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे और उस तरह की जागरूकता हम लोग पैदा कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत है आज की तारीख में। बिल्कुल, हमें अगर इन चीज़ों से बचना है तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और लोगों को करना भी ज़रूरी है, जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। सर, हम बात कर रहे हैं, अभी हमने फ्रॉड की बात करी, साइबर क्राइम की बात करी, अब हम आते हैं जो बैंक सर्विसेज हैं। बैंक सर्विसेज की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो एक आप लोग जांच रिपोर्ट मांगते हैं, वो होती है CIBIL। ये क्या चीज़ होती है और लोन लेने में इसकी क्या भूमिका है, इस शब्द की? अच्छा चित्रा जी, अच्छा सवाल है। इनफैक्ट दर्शक हमारे अगर मैं जो बताऊंगा उसको प्रॉपरली मैं समझा पाऊंगा लोगों को, तो जी। ये बहुत अच्छा रहेगा। जी। देखिए, सिबिल, जिसको हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड जी। भी कहते हैं, सिबिल एक तरह की क्रेडिट रिपोर्ट देने वाली एजेंसी है जी। जो कि इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति विशेष जी। और संस्थानों के पे क्रेडिट रिपोर्ट बनाती है। जी। ये क्रेडिट रिपोर्ट ये एक्चुअली बैंक और वित्तीय संस्थानों की मदद से ही बनाती है, क्योंकि जितने भी बैंक हैं और वित्तीय संस्थान हैं अधिकृत, जी। ये उनके कस्टमर्स की, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनकी जो भी ऋण संबंधी क्रेडिट रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जी। वो सिबिल के साथ शेयर करते हैं। जी। और इस जानकारी के बेसिस पे सिबिल एक उन व्यक्तियों या संस्थानों के लिए एक क्रेडिट रिपोर्ट बनाता है जी। और उनको क्रेडिट स्कोर जारी करता है। जी। ये क्रेडिट स्कोर नॉर्मली 300 से 900 के बीच में होते हैं। जी। ये क्रेडिट स्कोर इस बात को तय करते हैं कि उस व्यक्ति या उस संस्था की जिस पे सिबिल ने क्रेडिट रिपोर्ट बनाई है और जिसको जी। क्रेडिट स्कोर दिए हैं, उनकी जी। ऋण योग्यता क्या है। जी। यानी अगर क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है जी। तो उनकी ऋण लेने की योग्यता ज़्यादा है, और अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो उनकी जी। ऋण लेने की योग्यता कम है। यानी अगर उनकी क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है, इसका जी। मतलब बैंकों का पैसा वापस लौटने की, रिपेमेंट की संभावना बहुत अच्छी है, और जी। अगर कम है तो यानी ऋण वापसी की संभावना कम है। जी। और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है बैंक जिनकी रेटिंग, जिनकी रिपोर्ट कम हो, उनको ऋण न दे। जी। तो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जितने भी ऋण किसी व्यक्ति या संस्था ने लिए हैं उनका समय से रिपेमेंट करें। समय से रिपेमेंट होगा जी। तो क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी रहेगी, और अगर जी। क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी नहीं रही तो इस बात के चांसेस हैं, देखिए, कि भविष्य में उस व्यक्ति या संस्था को ऋण न दे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, सबसे पहली ज़रूरत है आपको जागरूक होने की। कोई भी आपके साथ अगर साइबर फ्रॉड होता है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो आपको टोल फ्री नंबर जो हमारी स्क्रीन पर भी आज दिखाया गया है, उसके बारे में आपने जानकारी ली होगी, आप तुरंत उस पर सूचित करें, और जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। और समय समय पर आप अपने बैंक को भी सूचित करते रहें। यदि आपको लगता है कि कहीं कोई आपके साथ चीटिंग होने की संभावना है, तो आप यदि करते हैं तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में आपको बैंकिंग सर्विसेज के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। आगे हम अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।